दोस्तों 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के एक्विजिशन के मामले में अगर आप लैंड एक्विजिशन कलेक्टर के असेसमेंट से यानी कंपनसेशन असेसमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके पास एक रास्ता होता है। वो रास्ता होता है सेक्शन 18 का रेफरेंस। इस प्रावधान के तहत आप कोर्ट में जाके ये कह सकते हैं कि आपकी मार्केट वैल्यू कम एसेस की गई है और आपको ज्यादा कंपनसेशन मिलना चाहिए। पर दोस्तों बात है कि सेक्शन 18 की एप्लीकेशन में क्या क्या ग्राउंड्स लेने चाहिए। दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट ने रिसेंटली एक डिसीजन दिया है जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने रेफरेंस कोर्ट के अमाउंट को इनहांस तो नहीं किया है, पर रेफरेंस कोर्ट को वापस मैटर रिमांड बैक किया है और एक 12 पॉइंट की चेकलिस्ट दी है जिस 12 पॉइंट के हिसाब से रेफरेंस कोर्ट को कंपनसेशन डिटरमाइन करना है। तो दोस्तों ये 12 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 12 पॉइंट्स अगर आपके एप्लीकेशन में हो तो आपकी एप्लीकेशन को रेफरेंस कोर्ट एक बहुत अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकता है और आपके कंपनसेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों समझते हैं आज के केस को। दोस्तों इस केस में राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने हनुमानगढ़ में एक लैंड एक्वायर की। ये लैंड काफी एक लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड था। अब दोस्तों इस एक्विजिशन की 1894 एक्ट के अंडर सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन 27 जनवरी 2009 को आई, पर फिर एक अमेंडेड नोटिफिकेशन आया जो कि 3 अगस्त 2009 को आया। अब दोस्तों इस केस में जहां सवाल रहा कंपनसेशन का, तो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ने कुछ केसेस में 20 लाख पर हेक्टेयर का अवार्ड दिया और कुछ केसेस में 10 लाख पर हेक्टेयर का अवार्ड दिया। अब दोस्तों लैंड ओनर्स इससे सेटिस्फाइड नहीं थे और इसलिए उन्होंने रेफरेंस कोर्ट को अप्रोच किया। रेफरेंस कोर्ट ने इसको बढ़ा के 30 लाख पर हेक्टेयर कर दिया और दोस्तों इसी डिसीजन को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने हाईकोर्ट के समक्ष चैलेंज किया। दोस्तों इस केस में हाईकोर्ट ने मैटर को वापस रेफरेंस कोर्ट को रिमांड बैक किया है विद द डायरेक्शन टू डिसाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ 12 पॉइंट्स। यानी ये 12 पॉइंट्स सेक्शन 18 के एप्लीकेशन में देखे जाएंगे। तो दोस्तों इन 12 पॉइंट्स को हम जल्दी से समझते हैं क्योंकि ये हमारे एप्लीकेशन में होने बहुत जरूरी होते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि इफेक्टिव डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, यानी सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन कब आई है। दोस्तों इस केस में सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन एक बार 27 जनवरी को आई थी और फिर एक 3 अगस्त को अमेंडेड नोटिफिकेशन आई थी। अब दोस्तों ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये डेट्स ही हमें बताएगी कौन सी सेल डीड प्री नोटिफिकेशन है और कौन सी सेल डीड पोस्ट नोटिफिकेशन है। अगर हम पहली वाली नोटिफिकेशन को ले ले तो काफी सारी सेल डीड पोस्ट नोटिफिकेशन हो जाएंगी और वहीं हम दूसरी वाली नोटिफिकेशन की डेट को लेंगे तो काफी सारी सेल डीड वही प्री नोटिफिकेशन हो जाएंगी। अब दोस्तों इसी पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट ये है कि अमेंडेड नोटिफिकेशन आया है तो क्यों आया है? क्या कोई क्लरिकल मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए आया है या वो एक नया नोटिफिकेशन है ऑल टुगेदर या फिर वो कोई एरिया करेक्शन के लिए है? दोस्तों इस केस में अमेंडेड नोटिफिकेशन एरिया करेक्शन के लिए था और हाईकोर्ट ने वापस मैटर रिमांड बैक करते हुए रेफरेंस कोर्ट को ये डायरेक्शन दी है कि वो इस एरिया करेक्शन का लीगल इफेक्ट देखे कंपनसेशन को डिसाइड करने के पहले। दोस्तों अक्सर लैंड ओनर सेल डीड लगा देते हैं और कहते हैं कि उनको इस सेल डीड के रेट पे कंपनसेशन मिलना चाहिए। पर दोस्तों सेल डीड सिर्फ रजिस्टर्ड होना ही इनफ नहीं होता है। आपको दिखाना पड़ेगा कि सेल डीड में जो अमाउंट है वो जेन्युइन है और ये कोई शैम ट्रांजैक्शन नहीं है और कोई इन्फ्लेटेड अमाउंट नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन इसलिए था क्योंकि दोस्तों इस डेट में जो सेल डीड थी वो एक्विजिशन के बहुत क्लोज डेट की थी और इसीलिए रिको ने इसको चैलेंज किया था ये कह के कि ये एक इन्फ्लेटेड अमाउंट वाली सेल डीड है। अब दोस्तों बात आती है पोस्ट नोटिफिकेशन सेल डीड की। तो दोस्तों पोस्ट नोटिफिकेशन सेल डीड भी ऑल टुगेदर एक्सक्लूडेड नहीं होता है। पोस्ट नोटिफिकेशन सेल डीड भी अलाउड है पर उसमें आपको दो तीन चीजें दिखानी पड़ती है, जैसे कि वो बोनाफाइड सेल डीड है, वो इन्फ्लेटेड अमाउंट की नहीं है और वो एक्विजिशन के स्पेकुलेशन से इन्फ्लेटेड नहीं है। अगर आप ये पॉइंट्स दिखा सकते हैं तो पोस्ट नोटिफिकेशन सेल डीड भी कंसिडर की जाएगी। अब दोस्तों जहां बात आती है सेल डीड लगाने की, तो हाँ लॉ जरूर कहता है कि हाईएस्ट सेल एग्जाम्पलर विल बी कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द कंपनसेशन। इसका केस लॉ भी है 2025 का मनोहर लाल का केस। पर दोस्तों इसका ये मतलब नहीं कि आप केवल एक ही सेल डीड लगाएंगे और उससे हमारा काम हो जाएगा। आपको काफी सारे सेल डीड लगाने होंगे उसी पीरियड के लिए और आप एक कंपैरेटिव टेबल बनाएंगे। उस टेबल में आप लिखेंगे सेल डीड, लैंड एरिया, लोकेशन, रेट, अक्वायर्ड लैंड से डिस्टेंस, डेवलपमेंट स्टेटस, रोड एक्सेस, नेचर ऑफ लैंड, इरिगेटेड है या नॉन इरिगेटेड है। अगर आप ये सारे डिटेल्स बता पाए तो कोर्ट देख सकती है कि कौन सा हाईएस्ट एग्जाम्पलर है जिसको एज अ रेफरेंस लेना है फॉर डिसाइडिंग द कंपनसेशन अमाउंट। दोस्तों कंपेरेबल सेल डीड भी तभी यूजफुल होती है जब वो अक्वायर्ड लैंड से कंपेरेबल हो। कोर्ट को कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, जैसे जमीन रोड के पास है या इंटीरियर में है, हाईवे या मेन हाईवे से डिस्टेंस क्या है, लैंड छोटा है या बड़ा है, रेसिडेंशियल है या कमर्शियल, फ्रंटेज एरिया है या नहीं है, लैंड डेवलप्ड एरिया के पास है या नहीं है। अगर आप ये सारे डिटेल्स दे दें तो कोर्ट को आपका कंपनसेशन डिसाइड करने में काफी आसानी होगी।
स्मॉल प्लॉट की सेल डीड पर रिलाई करने पर स्टेट अक्सर बोलती है कि लार्ज एक्वायर्ड लैंड पर डेवलपमेंट डिडक्शन लगेगी। रोड्स, ड्रेन्स, लेआउट, ओपन स्पेस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। इस सिचुएशन में आप ये जवाब दे सकते हैं कि लैंड ऑलरेडी डेवलप्ड है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी होता है दोस्तों कि लैंड किस पर्पस के लिए अक्वायर हो रहा है। अगर वो किसी ऐसे पर्पस के लिए अक्वायर हो रहा है जिसमें डेवलपमेंट की जरूरत ही नहीं है, तो फिर डेवलपमेंट कट लगेगा क्यों? अगर लैंड डैम, सबमर्शन, कैनल, हाईवे वाइडनिंग या रेलवे लाइन के लिए एक्वायर हुई है, तो उसको रेसिडेंशियल प्लॉट में डेवलप करने का सवाल ही नहीं उठता है। दोस्तों, इस केस में एक और मेजर इशू था कि लैंड कमांड थी या अनकमांड, यानी इरिगेटेड थी या केपेबल ऑफ इरिगेशन थी या अनइरिगेटेड थी। लैंड ओनर्स का कहना था कि लैंड इरिगेटेड है, कमांड है। रीको का कहना था कि लैंड अनइरिगेटेड है, अनकमांड है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऐसा कहते हैं। अब दोस्तों, इस पॉइंट पे हाई कोर्ट ने रेफरेंस कोर्ट को क्लियर फाइंडिंग देने कही है कि क्या लैंड कमांड थी या अनकमांड थी, क्योंकि अनकमांड लैंड और कमांड लैंड के रेट्स में बहुत डिफरेंस होता है और इस वजह से कंपनसेशन में भी डिफरेंस होगा। अगर आप कह रहे हैं कि लैंड इरिगेटेड थी, तो सिर्फ ओरल स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। आपको रिकॉर्ड्स अटैच करने होंगे, जैसे कैनाल रिकॉर्ड्स, इरिगेशन डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स, क्रॉप पैटर्न या नियर बाई लैंड के इरिगेशन एग्जांपल्स। अब दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको सिर्फ ये नहीं दिखाने से काम चलेगा कि आपके लैंड के पास कैनाल थी। आपको ये भी दिखाना होगा कि आपकी लैंड उस समय एक्चुअली में इरिगेटेड थी या नहीं थी, या केवल इरिगेशन पोटेंशियल था। दोस्तों, कंपनसेशन डिसाइड करने में फ्यूचर पोटेंशियल भी एक बहुत बड़ा रोल रखता है। अगर लैंड टाउन के पास है, हाईवे के पास है या आबादी एरिया में है, तो कंपनसेशन अलग मिलेगा। और वहीं अगर आप दिखा सकते हैं कि लैंड इंडस्ट्रियल यूज या रेजिडेंशियल यूज के लिए परफेक्ट है, या नियर बाय एरियाज में काफी डेवलपमेंट हो रखी है, तो आपको पोटेंशियली एक ज्यादा एनहांस रेट ऑफ कंपनसेशन मिल सकता है। दोस्तों, आपको अपने एप्लीकेशन में फाइनल अमाउंट बस नहीं लिखना है। आपको कैलकुलेशन दिखाना है कि कैसे आप अपना डिजायर्ड मार्केट रेट पे अलाइव कर रहे हैं। आपको दिखाने होंगे प्लस पॉइंट्स, माइनस पॉइंट्स, क्यों डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगने चाहिए, कौन सा सेल डीड लगना चाहिए, किस सेल डीड के रेट को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये आपको दिखाने होंगे कैलकुलेशन में, कि आप अपना डिजायर्ड मार्केट वैल्यू क्लेम कर पाए। और दोस्तों, आखिर में आपको ध्यान रखना है कि आपको कंपनसेशन के साथ स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स भी क्लेम करने हैं। जैसे कि सेक्शन 23 1A का बेनिफिट, ये कंपनसेशन मिलता है टू ऑफसेट द डिले बिटवीन लैंड एक्विजिशन एंड फाइनल नोटिफिकेशन। सेक्शन 23 का सोलेशियम, जो कि 1894 के एक्ट में 30% था। सेक्शन 28 का एक्सेस इंटरेस्ट, यानी एक्सेस अवॉर्डेड अमाउंट पे जो इंटरेस्ट बनता है, वो इंटरेस्ट। ये सारे अमाउंट अगर आप क्लेम करेंगे, तो सर्टेनली चांसेस है कि आपको एक हायर वैल्यू मिलेगा। तो दोस्तों, इस जजमेंट के क्या की टेकअवेज हैं? दोस्तों, इस जजमेंट के ये की टेकअवेज है कि सेक्शन 18 के एप्लीकेशन में आपको सिर्फ सेल डीड नहीं लगाना है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें लगानी है, जो कि इन 12 पॉइंट्स में डिस्कस्ड है। आपको आपके एप्लीकेशन में करेक्ट नोटिफिकेशन डेट लिखना होगा, जेन्युइन सेल डीड्स लगाने होंगे, कंपैरेटिव चार्ट देना होगा, लैंड का क्लासिफिकेशन देना होगा कि वो इरिगेटेड है या अनइरिगेटेड है, फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ लैंड दिखाना होगा, प्लस फैक्टर्स देने होंगे, डेवलपमेंट स्टेटस देना होगा कि डेवलपमेंट कट कम से कम लगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स भी क्लेम करने हैं। अगर ये डिटेल्स आप अपने एप्लीकेशन में इंक्लूड करें, तो जरूर से आपके एप्लीकेशन में एक बेटर एनहांस रेट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जजमेंट एनालिसिस आपको पसंद आया हो और इससे पता चला हो कि सेक्शन 18 के एप्लीकेशन में क्या-क्या डिटेल्स डालने होते हैं हमें। इस जजमेंट की साइटेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, जिससे आप जजमेंट पढ़ सकते हैं। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।